तो शुरुआत महाराष्ट्र से करें। महाराष्ट्र में 62+46 108 सीट पर फंसा है असली पेच। आखिरी फैसला अब राहुल का विदर्भ और मराठवाड़ा। मैं आप दर्शकों को अगर बताऊं तो मराठवाड़ा में के विदर्भ में 62 सीटें हैं और मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी का क्या है हाल वहां पर। विदर्भ में 62 सीटें जो है, विदर्भ के एरिया में ही नागपुर आता है, विदर्भ में ही, और नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। लोकसभा चुनाव में आरएसएस का कोई जादू नहीं चला था, बहुत प्रयास किया गया था। हालांकि लोग कहते थे कि आरएसएस के प्रचारक भाजपा के लिए निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, हरियाणा ने यह गलत साबित कर दिया। हरियाणा ने दिखा दिया कि नहीं, आरएसएस भाजपा से अलग हो ही नहीं सकती और उसके लाइन से अलग जा ही नहीं सकती, और भाजपा आरएसएस के लाइन को नहीं छोड़ सकता। यह जो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे या बयानबाजियां हो रही थी, यह लोगों को गुमराह करने के लिए थी। मैं कहता हूं ना, माइंड को डाइवर्ट करना और हेडलाइन को कैसे बदलना, वह बीजेपी से कोई सीख ले। तो यह चीजें हैं उसके ऊपर। जो मोहन भागवत कहते थे कि कोई सुपरमैन न समझे, कोई अपने आप को भगवान न समझे, कोई राजा न समझे, कोई विपक्ष को दुश्मन न समझे, वह दिखावा था। वह दिखा रहे थे कि भगवान ही बनो और दुश्मन से भी बदतर हाल करो। उनके कहने का तात्पर्य यह था। जब बातें खुलती हैं तो बड़ी दूर तक जाती हैं। नरेंद्र मोदी के जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे आरएसएस को कोई एतराज नहीं है। आरएसएस के 100 साल पूरा होने वाले हैं 2025 में। वह 100वें साल में प्रवेश कर चुका है। उसका सपना है हिंदू राष्ट्र का, और वही राहुल गांधी का सपना है इस देश को आजाद कराने का। यहीं पे पांच पेच फंस जाती है। जिस विदर्भ में, विदर्भ के अंदर 11 जिला है, 11 जिले में 62 सीटें हैं। इन 62 सीटों पर बुरा हाल हो गया है, आकर के फंस रही है भारतीय जनता पार्टी। 62 में बड़ी अगर कोशिश, बड़ी मेहनत अगर रात दिन एक कर ली और कोई दांव उल्टा न पड़ा, तब 15 सीटें कांख कांख करके ला रही है भारतीय जनता पार्टी। और 4 सीटें शिवसेना, एकनाथ शिंदे, यानी कि, और अजित पवार 0, यानी कि 19 सीटें विदर्भ में आ रही है एनडीए गठबंधन को। लेकिन वहीं पे बात कर लीजिए अगर कांग्रेस की, कि कांग्रेस जो 1 सीट से 13 सीटों पर पहुंच गई महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में, उसका क्या हाल है। तो विदर्भ की 11 जिले के 62 सीटों में 29 सीट कांग्रेस ला रही है, 29 सीट ला रही है, और 8 सीट लेकर के आ रही है उद्धव ठाकरे शिवसेना, और 5 सीटें शरद पवार लेकर के आ रहे हैं। अब मराठवाड़ा में 8 जिला 46 सीट है, और 46 सीटों में 14 सीटें मराठवाड़ा में कांग्रेस लेकर के आ रही है, 15 सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे ला रही है, और 3 सीट एनसीपी ले आ रही है। यानी कि कांग्रेस, मात्र कांग्रेस खुद 43 सीटें इन दोनों जगहों से ला रही है, और भाजपा जो है मात्र 21 सीट पर, यानी कि डबल से भी अधिक का अंतर है। और डबल से भी अधिक का जब अंतर है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें यहीं से शुरू हो जाती है। अगर विदर्भ ने 2019 और 2014 में बहुत साथ दिया था भाजपा का, विदर्भ ने साथ दिया था, इसीलिए 1 सीट पर आ गई कांग्रेस, भाजपा का साथ दिया था तो। और जब कांग्रेस का 2024 में साथ दिया तो कांग्रेस 1 से 13 पे आ गई, और भाजपा पूरे महाराष्ट्र में 9 सीट पर सिमट गई। ऐसे वक्त पर भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को चाहती है, और महाराष्ट्र का जो हाल है 8.5 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया
महाराष्ट्र के ऊपर, और 1.5 लाख करोड़ का कर्ज और लेने वाली है, यानी कि 10 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। लाडली बहना स्कीम देने के लिए खूब कर्ज ली है, खूब कर्ज ले करके, और ऐसा महाराष्ट्र का हाल बना दी है, हर एक बच्चे के ऊपर भी 1 लाख का कर्ज हो गया है महाराष्ट्र की आबादी पर। यह सरकार चल रही है या लुटाया जा रहा है? सोचिए आप दर्शक, इसे सोचिए कि एक महाराष्ट्र जैसे राज्य पर के ऊपर अगर 8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और 1.5 लाख करोड़ का और कर्ज लेना है इन्हें, अगर लाडली बहना स्कीम देना है तो यह कर्ज चुकाएंगे कैसे? कैसे किसी को रोजगार मिलेगा और कैसे महंगाई कम होगी? उद्योगपतियों के हाथ में हर प्रदेश जाता जा रहा है और यह सरकार देश को भी बैंकों के हवाले कर रही है। ऐसी परिस्थिति में जो देश के हालात है, युवाओं की बेरोजगारी जो है या महंगाई जो है, वह चिंता की बात है। वह बेरोजगारी दर और बढ़ेगी, बेरोजगारी घटेगा नहीं जितना कर्ज लेगा। और जबकि आप दर्शक इस चीज को भी समझिए कि 4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है महाराष्ट्र का, उसके बाद भी इसे कर्ज लेना पड़ रहा है। और कर्ज कोई महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया जा रहा है। यह नहीं है कि महाराष्ट्र को के अंदर कोई ऐसी बड़ी संस्था बना रहे हैं जिससे महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। जी नहीं, अगर वैसा होता तब तो यह नौबत ही नहीं आती। इसके लिए नहीं, लोगों के वोट लेने के लिए 1,000-1,500 फिर 5 साल तक उनके सर पर डंडा चलाओ। यह परिस्थिति जो बन रही है बहुत चिंताजनक है। आने वाले समय में इसका असर लोगों के पेट पर, किचन पर और लोगों की व्यवस्थाओं पर, जो रोजगार से व्यवस्थाएं होती हैं उस रोजगार के ऊपर पड़ेगा। अभी है बेरोजगारी, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वह बेरोजगारी का आलम अब जो बढ़ेगा वह बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। यह हकीकत है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। 27 से 30% बेरोजगारी का आलम बढ़ा हुआ है मोदी काल में, और वह और भी बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं है। कोई सरकार उसे कम करने का प्रयास करती है? जी नहीं। अभी तो जो 205 लाख करोड़ का मोदी सरकार ने कर्ज लिया है देश के ऊपर, उसका आलम और 50 लाख करोड़ बढ़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। तो कर्ज हो जाएगा 255 लाख करोड़ देश के ऊपर, और जब 255 लाख करोड़ हो जाएगा तो 205 लाख करोड़ का 12 लाख करोड़ रुपए का ब्याज भर रही है। तो आगे क्या हाल होगा? कितने टैक्सेस और आम जनता पर लगाए जाएंगे? जब आपका रोजगार आपके पास नहीं है, कमाई नहीं हो रही है और सामान महंगा होगा। जब टैक्स लगाएगी तो सामान महंगा होगा। 2 रुपए की चीज 2.5 रुपए होगी, 2.25 रुपए होगी, क्योंकि टैक्स ही बढ़ाएगा। और जब सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो कंपनी भी अपना उसी में, बहती गंगा में कौन नहीं हाथ धोता है, तो कंपनियां भी बढ़ाएंगी, लेकिन देने आपको पड़ेंगे। ऐसे में आपके पास तो पैसे नहीं होंगे, फिर आगे क्या होगा? इस चीज की परवाह नहीं है इस सरकार को। बस कर्ज ले लो और लुटा दो, लेकिन रोजगार के लिए नहीं, वोट और अपने प्रचार के लिए। और जनता उसी में बहती और खुश नजर आ रही है कि हमको 1,500 रुपया लाडली बहना का स्कीम मिला, 5 किलो फ्री अनाज मिला, लेकिन रोजगार नहीं मिला। इस चीज की चिंता नहीं है वोट देते समय। यही, इसे ही दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं। बहरहाल आने वाले समय में पता चलेगा। आने वाले समय में जो मुसीबतों को न्योता दे रहे हैं देश की जनता, वह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ला करके खड़ा कर देगा। इसीलिए आप लोग अपने अपने नेताओं को समझिए और उससे सवाल पूछिए
कि यह आलम बेरोजगारी का और महंगाई का क्यों? वह आपको जवाब देगा, हम देश को विकसित कर रहे हैं, विदेशों में हमारा नाम हो रहा है। जबकि हकीकत है कि विदेशों में सारे नाम खराब हो गए देश के। डंका नहीं बज रहा है, लंका लग रहा है। इस हालात में यह देश है।